जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट जो इडुटेरिया प्रकाशन का 15 प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, उसी का आज से हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और मात्र आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, 25 से 30 दिन, यानी मान के चलिए ना 1 महीने या 1.5 महीना समय मिलेगा। तो चलिए 25 दिन में लगभग हम लोग 15 सेट को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, JV कृपलानी, C राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, और यह भारत के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। इनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और JV कृपलानी जो थे, यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और आपसे पूछे कि अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक थे या कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1940 से लेकर 46 ईस्वी तक रहे थे। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति जो थी ना, यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था जिसका स्थापना 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। और इनका जो आपसे पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे, तो NG रंगा थे। NG रंगा थे। और इन्होंने ही जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे, तो यही NG रंगा ने इनका विरोध किया था। आपसे पूछे क्वेश्चन एक और इसमें कि भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो क्रांतिकारी नेता नहीं थे तो चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्य सेन थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले यह क्रांतिकारी नेता नहीं थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का जो बनारस में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, केरल में। और इसका जो किसके बीच में हुआ था? तो ये हो जाएगा मोपला केरल में जो मोपला मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जो कर लिया जाता था, उसी के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। और मोपला यह मालाबार तट पर हुआ था, याद रखिएगा, मालाबार तट पर हुआ था। और अली मुसलियार जो थे ना, मुसलियार इसके नेता थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और भारत में पहली बार रेल का जो परिचालन हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ऑप्शन है इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। जबकि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु
महात्मा गांधी के द्वारा, M.K. गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, और इंडिया इन ट्रांजिशन यह हो जाएगा M.N. राय के द्वारा लिखा गया है, M.N. राय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बनता है और इन्होंने ही भारत में घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत की थी। और जो 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हाकिम खान था। महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हाकिम खान था, जबकि अकबर के सेना का नाम था मानसिंह था। अकबर के सेनापति का नाम मानसिंह था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हो जाएगा R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स और B.A. स्मिथ। तो हो जाएगा A, B और C, यानी R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित था, जबकि B.A. स्मिथ जो था ना, यह इंग्लैंड के इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल प्रशासक के बारे में ज़्यादातर या किताबें लिखे हैं। और इनका 2-3 जो किताब है महत्वपूर्ण है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये 3 बुक इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, चेदी वंश से। और कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसी की जानकारी मिलती है, जिसमें खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और जो खारवेल था यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? अपरहत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के ये राज दरबारी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के यह पुरोहित थे। और इन्होंने ही महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की है। और महाभाष्य पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायिक पर टीका है। अगला प्रश्न है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो हो जाएगा उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। और न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। तो यह जो किसी वस्तु के रेखीय संवेग यह न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। अगला प्रश्न है कि अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार होती है? तो इसका जो अवरोही क्रम में हो जाएगा, पहले गामा हो जाएगा, उसके बाद बीटा हो जाएगा, उसके बाद अल्फा हो जाएगा। और जो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद सबसे कम अल्फा किरण की होती है। और इसी में अल्फा किरण की आयनन क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का एक बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है ना टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का है, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का एक बहुलक है। और टेफ्लॉन का प्रयोग
बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और उत्प्रेरक के रूप में पूछे तो निकेल का प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं, निकेल का। अगला प्रश्न है कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हिमांक से नीचे, हिमांक से नीचे ठंडा करना इसमें पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा। और कार्बन एक चतुसंयोजक धातु है, यह स्वयं या अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाता है। और कार्बन में सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन की अवस्थिति रहती है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में नॉर्मल ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो जो सौर विकिरण जो है ना, सौर विकिरण जो इसका जो तरंगधर्ष जो होता है, तरंगधर्ष का परास 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बराबर होता है। और यह दृश्य विकिरण होता है जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में विभाजित होता है। और इसका पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था, न्यूटन ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडा वाटर जिसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। और जब इसका बोतल खोलते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? तो एक कार बैटरी में जो अम्ल का प्रयोग करते हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 इसका अम्लों का राजा बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि और H2SO4 को वाइल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, वाइल ऑफ विट्रोल के। और सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है यह एसिटिक अम्ल है। आपसे कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ देता है, ऑप्शन में रहेगा CH3COOH होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और आपसे कभी कभी इससे पूछे कि IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो एथेनोइक अम्ल होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का यह समूह है। और एसिटिक एसिड का उपयोग एसीटोन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को उदरपातन कहते हैं, उदरपातन। और आपसे पूछे कि गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन सेम टू सेम इसका उल्टा हो जाएगा, उसको निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण, याद रखिएगा, निक्षेपण बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसका मिलान करना है। मिलान, तो सल्फेट क्या है? सल्फेट, तो सल्फेट एक फंगस नाशी है, यानी यह फंगस को नष्ट करता है। पेनिसिलिन क्या है? तो ये हो जाएगा प्रथम प्रतिजैविक यानी प्रथम एंटीबायोटिक है। यूरिया क्या है? तो ये हो जाएगा उर्वरक। यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और मैलाथियान क्या है? तो ये हो जाएगा एक कीटनाशी है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो किन कोशिकाओं में नहीं होता है? तो मूल रोम कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद लाल रुधिर कणिका में RBC में भी केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और एक केंद्रकाणु जो यानी मोनोसाइट, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 1, 2 और 4। जबकि पुटिकाणु यानी प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का। मानव तंत्र में जो इंसुलिन है यह कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय करता है। और इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछे कि यह इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो हो जाएगा अग्नाशय के एक भाग है लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अगर मधुमेह का जो हो जाएगा
अल्प श्रवण होता है, यानी इंसुलिन का अल्प श्रवण होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, लेकिन अगर अति श्रवण होगा तो हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है। हाइपोग्लिसीमिया नामक रोग हो जाता है जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। हाइपोग्लिसीमिया रोग याद रखिएगा, मतलब इंसुलिन के अति श्रवण से हाइपोग्लिसीमिया रोग होता है। निम्न श्रवण से तो मधुमेह सभी कोई जानता है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा कि अति श्रवण से तो हाइपोग्लिसीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हो तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन, देखिए एल्केन तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा, +2। एल्कीन हो जाएगा CnH2n सीधे कर देंगे, और एल्काइन में हो जाएगा CnH2n-2 कर देना है, ठीक है। यानी पहला में जोड़ दो, दूसरा में छोड़ दो, तीसरा में घटा दो। अगला प्रश्न है कि DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो यह हो जाएगा एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है। अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ना, यह एक प्रकार का वसा है, फैट सेल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो हो जाएगा रक्ताल्पता, यानी रक्त की कमी वाला रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो क्या है? तो हो जाएगा असंगठित क्षेत्र, यह एक प्रकार का क्या है? समस्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? तो हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण राष्ट्रीय बैंक है। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है, जिसको नाबार्ड कहा गया है, नाबार्ड। अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आय असमानता यानी विषमता से, और इसका विकास इतालवी सांख्यिकीविद एवं समाजशास्त्री कोरोडो गिनी ने किया था। कोरोडो गिनी ने किया था, यानी समाज में व्याप्त आय व संपत्ति के असमान वितरण की माप सांख्यिकी आधार पर करना गिनी गुणांक कहलाता है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि गिनी गुणांक का संबंध किससे है? तो आय के असमानता से। ऑप्शन में यही रहेगा, आय के असमानता। अगला प्रश्न है कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वाधारण नहीं है? तो मांग का नियम, तो इसका जो हो जाएगा उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, यह एक इसका मांग के नियम का पूर्व धारणा नहीं है। जबकि मांग के नियम का जो पूर्व धारणा है, मांग का नियत उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। मांग की नियत किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं उसकी कीमतों को व्यक्त करता है, और सर्वप्रथम इस नियम की व्याख्या मार्शल ने किया था। तो क्वेश्चन इसमें से बनता है कि मांग के नियम का प्रतिपादन मार्शल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, यानी ऑप्शन है अब पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम बंगाल है। और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनना है। तो इसमें से आरोही क्रम में पहले सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? भौगोलिक अपर्दन चक्र की परिकल्पना तो हो जाएगा W.M. डेविस के द्वारा किया गया था। W.M. डेविस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी कमांड। उत्तर पूर्वी कमांड यह नहीं है, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है, ठीक है। एक में है अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, ठीक है।
और हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खारा है और प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 इसका सही है, ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जियासिन क्लाइन के रूप में जियोसिन क्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को एक जियासिन क्लाइन यानी भूसनती के रूप में वर्णित किया गया है, भूसनती के रूप में। और भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन या झारखंड राज्य में होता है, झारखंड राज्य में होता है। और यह झारखंड का महत्वपूर्ण कोल खनन क्षेत्र है जो उन्नत किस्म के कोयले के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा 1961 ईस्वी से, 1961 ईस्वी। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार की राशि में 15 लाख रुपया और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और जो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तुमालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, तुमालापल्ली कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो जवाहर सुरंग का जो निर्माण हुआ था यह हो जाएगा बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया था, बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया। और बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इस सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है, ठीक है। और जो जम्मू एवं कश्मीर को NH 44 के द्वारा जोड़ती है और NH जो 44 है, NH 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH 44। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र, शुक्र जिसको पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी के आकार एवं घनत्व के समांतर रखने के कारण ही इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो जो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यही था। और कियोटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के प्रयास में प्रथम कानून किया गया था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में। और ओजोन परत का संरक्षण जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा है? तो हो जाएगा भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, इसको 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जबकि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी वेस्ट चंपारण में है। अगला प्रश्न है कि नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? नागी पक्षी अभयारण्य तो हो जाएगा जमुई जिला में, जमुई। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 18 के अनुसार 25 फरवरी 1984 को पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। जबकि अब भारत में पूछे तो भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, यूपी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो जब उत्तर से उत्तर की ओर बढ़ने पर तो पहले आएगा आपका जकार्ता, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक, तब बाद में हनोई आएगा, हनोई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, यह हो जाएगा पम्पास में, पम्पास में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को अलग करती है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में, राजस्थान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर हलीकर। हलीकर जो है यह राजस्थान का नस्ल नहीं है। ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा कर्नाटक का, मैसूर कर्नाटक का है। इसमें थारपारकर, राठी और मेवाती गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल है। जबकि हलीकर मैसूर कर्नाटक में पाई जाने वाली भी गाय का ही नस्ल है। सभी इनमें चारों गाय का ही नस्ल है, ठीक है। और भारत में लगभग 43 प्रकार गाय की नस्लें पाई जाती है। और जो गिर नस्ल की जो गाय होती है सर्वाधिक दुधारू मानी जाती है, जो गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का तो हो जाएगा लोरेन बेसिन, लोरेन बेसिन। जबकि रूर घाटी, सार घाटी और अचेन बेसिन यह सब जर्मनी का है, जर्मनी का है। जबकि लोरेन बेसिन जो है ना यह आपका कहाँ का है? फ्रांस का है, याद रखिएगा फ्रांस का है। लोरेन बेसिन फ्रांस का है। और मेघालय पठार जो है किसका विस्तार है? मेघालय पठार तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और परंपरागत रूप से मेघालय पठार गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ही विभाजित है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। और विश्व का जो सबसे पुराना पर्वत शिखर है वह अरावली है, जिसकी ऊंची शिखर का नाम गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है कि पुंछी आयोग निम्न में से संबंधित है? तो पुंछी आयोग जो था ना इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से था, केंद्र राज्य संबंध। और यह इसका जो गठन हुआ था मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? 73वां संविधान 1992 में तय हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 3 को। और संविधान 73वां जो संशोधन हुआ था 1992 में पारित किया गया था, लेकिन 93 में लागू हो गया। और 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पूरे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है। और 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 29 विधेयक प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है, 22 भाषाएं। और जो सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था, 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। जबकि 1992 में 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन करके मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली नमक को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और 2002 में 92वां संविधान संशोधन करके मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिला है यह 103वां संविधान संशोधन करके मिला है। जबकि 101वां जो है ना जीएसटी से, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से है, जीएसटी से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 यह हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से है, कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से है। वित्त आयोग जो होता है ना, वित्त आयोग भाग 12 में है, भाग 12 में वित्त आयोग है, भाग 12 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ जहां भी लग जाए याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दिया गया? तो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हो जाएगा संसदात्मक। और जो संसदात्मक जो है यह ब्रिटेन देश से लिया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया था आपका संसदीय विशेषाधिकार। और ब्रिटिश शासन से ली गई विशेषता में आपका बहुत सारा है, चलिए बता देते हैं। जैसे संसदीय सरकार है, विधि का शासन है, विधायिक प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है, विशेषाधिकार रीट है, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता है। जबकि न्यायिक समीक्षा यह अमेरिका से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्मों पर यानी सही जोड़ा पर विचार करना है। तो इसमें से सही आपका कौन सा है? तो राजस्थान का भजनलाल शर्मा बने हैं, सही है। मध्य प्रदेश का मोहन यादव बने हैं, ये भी सही है। तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है, चारों के चारों, अब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो हो जाएगा 13 करोड़ के लगभग है, 13 करोड़ के लगभग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13,07,25,310। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया है डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अखाद को। अली अबू अखाद यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को मिला है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए तो हो जाएगा संजीव को। संजीव को हिंदी भाषा के लिए। अंग्रेजी के लिए आपका इंग्लिश के लिए मिला है नीलम शरण गौर को, और मैथिली के लिए बासुकी नाथ झा को, और अरुण रंजन मिश्र को जो मिला है ना, यह संस्कृत के लिए मिला है, संस्कृत के लिए। और सजीव को हिंदी के लिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इनको 2023 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया है, जो ओस्लो से दिया जाता है। और जॉन अगस्टिनी जो है ना, जॉन अगस्टिनी, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला नोबेल पुरस्कार। और कैटालिन कारिको जो है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। कैटालिन कारिको जो हंगरी के हैं, इनको चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था mRNA टीकों के विकास करने के लिए। अगला प्रश्न है कि वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं ट्विंकल खाना। और इसमें झुम्पा लाहिड़ी अभी हाल ही में लिखी है रोमन स्टोरीज जो लिखी हैं वह झुम्पा लाहिड़ी, और तस्लीमा नसरीन बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, और सुभाष चंद्र गर्ग जो लिखे हैं वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। अगला प्रश्न है कि नवंबर-दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? COP28 हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के लिए। और COP28 ये हुआ कहाँ हुआ 2023 में? UAE में हुआ है, दुबई में। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, लगभग 200 देश इसमें 28वां वार्षिक सम्मेलन में भाग लिए था। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो यह कर दिया गया है गरबा नृत्य को। और गरबा नृत्य को जब शामिल किया गया था टोटल 14 हो गया है, 14 सांस्कृतिक विरासत स्थल। अगला प्रश्न है कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है?
तो 5D जो किया गया है ना, यह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अवधारणा इसका प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर, और छठी बार यह अपने नाम कर लिया है, छठी बार यह अपने नाम किया है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ से शुरू होता है मैथ और रीजनिंग। अगला प्रश्न है कि एक किताब में 365 पृष्ठ था और एक पृष्ठ में 28 पंक्ति है, अगर एक पृष्ठ में 35 होगा तो कितने पृष्ठ होते? तो देखिए एक में 365 तो 28 है, तो 28 गुना 365 और भागा में हो जाएगा 35, काट कूट कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 292। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab होता है, 4ab, और नीचे में ab है, ab कट गया, इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 4 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुआ, 32% फेल हुआ इतिहास में और 20% दोनों में। तो 48 और 32 जो होता है 80 और 20 100%, यानी दोनों में जो हो गया तो यह जाएगा 80 में से 20 यानी 60% फेल हुआ, कितना में 100 में, यानी 40% पास हुआ होगा, जिसकी संख्या 880 है। तो 100% यानी 2200 छात्रों की संख्या टोटल था। अगला प्रश्न है कि देखिए इसमें भिन्न को आरोही क्रम में सजाना है, इसमें से कौन है? इसमें भाग देख के देख लेना है, एक बार भाग देना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले 16/19 आएगा, उसके बाद 11/13 और उसके बाद 19/21। इसमें से अंतर भी देखा जाता है। ठीक है, देखिए 16 और 19 में 3 का है, 11 में 2 का है, 19 में 1 इसमें, लेकिन भाग देके देखेंगे तो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आएगा। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से किसी से भी विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है? तो देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे 60 आ जाएगा, तो हो जाएगा 60 के प्लस 1 इसका आएगा, और परंतु पूर्णतः 60 से इसमें विभक्त हो जाना चाहिए, तो इसमें से 1, 2, 3 रखते जाएंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो इसका जो हो जाएगा इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 60 के यानी 5 इसमें से रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही हो जाएगा, 301 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक पाया और 45 से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, तो जो 30% जो आया ना उसमें 45 अंक उसको दे दीजिए। ठीक है, वो पास हो गया। अब दूसरे को 42% अंक आया है और वह उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंक अधिक आ गया, तो इसमें से 45 उसको घटा दिए। अब देखिए 30 और 42 में अंतर 12 का है। ठीक है, और 45 इधर से 45 जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप निकालना है आपको क्या, न्यूनतम और अधिकतम। तो यहाँ से देख लीजिए कोई भी एक निकाल लीजिए, यहाँ 1% रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 1%, यहाँ 30 का मान रख दीजिए, आएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 750 और 270। अगला प्रश्न है कि यदि 5x - 3/x ऐसे ऐसे दिया हुआ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5x/x अलग अलग इसको कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5y/y माइनस 3/y आप प्लस 5z/z माइनस 3/z। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ y यहाँ z, तो 5 5 10 5 15, यानी यहाँ हो जाएगा 1 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ 1/x 1/y 1/z का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 30 है, इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, तो शंकु के बाहर से रंगने के लिए कुल खर्चा कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर पहले एल का निकाल लीजिए, तो √r² जोड़ h² होता है। ठीक है, यहाँ पर एल का मान जो आएगा आपका 34 सेंटीमीटर आ जाएगा, 34 एल का मान। ठीक है, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर πr/l होता है, तो हो जाएगा आपका 22/7 गुना 30 गुना 34, और रंगने में खर्चा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 14, तो 14 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा 44,880 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि ए बी लंब है सी डी पर
ए बी सी लंब है ईडी पर और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एक्स का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 53 डिग्री सेल्सियस 53 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न, ए का अकेला काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटा में, सी 24 घंटा में, तीनों ने मिलकर मजदूरी किया, तो जो मजदूरी का पैसा मिलेगा एफिशिएंसी पर मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, टोटल जब निकालिएगा तो यहाँ पर आपका 37 आ जाएगा। और पूछ रहा है कि बी का मजदूरी, तो बी 12 है, तो 12/37 आपका 777 ज्ञात करिएगा तो 252 रुपये आ जाएगा। और अनुक्रम में 4, 18, 48, 100 294 448 है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, पहले 2 का क्यू माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यू माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यू माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यू माइनस 5 का स्क्वायर, तो वहीं पर यहाँ 6 का क्यू माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो देखिए सेक 4 थीटा है ना, तो इसको सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर यहाँ 2 tan स्क्वायर थीटा होगा तो उसमें से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि निश्चित कोड में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है, यानी 1 2 3 4 5 बढ़ा दिया है, तो ऐसे ही इसमें भी आप 1 2 3 4 5 बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं और सभी से एक एक हाथ मिलाएंगे, तो हाथ मिलाए के क्या हो जाएगा, हाथ मिलाना हो जाएगा 10 × 10 - 1/2, यानी n × n - 1/2 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यानी लगभग 45, मतलब संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या हो जाएगा 45। वहीं लेकिन गिफ्ट देते तो हो जाएगा 90 होता, ठीक। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो हो जाएगा 2πr × r + h, यानी 2πr + 2πr² होता है। बेलन का आयतन 1/3 πr² h होता है। वर्कपीस क्षेत्रफल 2πrh होता है, 2πrh होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले मंगलवार हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है और इतना में नया मिश्रण तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ एक तरफ पानी ले लीजिए, एक तरफ दूध ले लीजिए और बीच में ये इसका अनुपात रख दीजिए, घटा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1:2 आ जाएगा। और एक त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो त्रिभुज इसमें कितना है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 15 है और 10, 20 और 40 की क्रमिक छूट एक अकेली प्रतिशत छूट के बराबर है, तो इसको टोटल निकालिए 100 - 100 × 90/100 × 80/100 × 60/100 घटाएंगे तो 56.80 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की असमानांतर भुजाओं AD और BC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F है, तब EF बराबर क्या होगा, तो EF बराबर AB + CD/2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा और इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 100 में आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसका PDF 1 या 2 घंटे के बाद फिर जब वीडियो डाउनलोड डाल दिया जाएगा उसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख कर वीडियो और वहाँ से पढ़ सकते हैं और वहाँ